हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम जो पैथोलॉजी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है इट इज डैम इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है, इसका मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो आज हम हाइपरटेंशन पढ़ेंगे जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया या जो हमारे ये कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज, इनके अंदर बहुत कॉमन है। इवन के अंदर जो अमेरिकन है उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आपने याद रखना है कि जो हाइपरटेंशन है ये होती क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसकी वजह क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होती क्या है। तो आपने याद रखना है कि इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, देखें जो डेफिनेशन है इसमें आपने याद रखना है कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि एक टाइम पे ज्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन कहेंगे नहीं। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो परसिस्टेंटली, मतलब कि हर टाइम हाई रहता है, तो इसमें आपने परसिस्टेंट का वर्ड लाजमी यूज करना है। तो परसिस्टेंट, ठीक है, परसिस्टेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अगर वो हमारा कितना हो, मोर देन, शाबाश, कितना हो, मोर देन 140। और हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो परसिस्टेंटली ज्यादा रहे, ठीक है, परसिस्टेंटली जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो मोर देन 90 हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। तो परसिस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम पे नहीं, अगर परसिस्टेंटली हमारा ब्लड प्रेशर 140 या 90 से ऊपर रहेगा तो इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हाइपरटेंशन होती है ना, इसमें इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। लेकिन रिस्क फैक्टर्स से पहले आपने याद रखना है कि जो हाइपरटेंशन है ना, ये एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है। इसके अंदर में कोई सिम्टम नहीं आती, तो ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, लेकिन इट इज अ साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर होता है। अब जो आपकी इसके रिस्क फैक्टर है, सबसे पहले तो आता है इसके अंदर एज, मतलब कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आपको हाइपरटेंशन का मसला होता जाएगा। उसके अलावा ओबेसिटी, ठीक है, जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनको हाइपरटेंशन हो जाती है। उसके अलावा आपने याद रखना है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब कि जिस बंदे का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाया पिया और हजम किया, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो आपकी क्या होगा, फिजिकल इनएक्टिविटी। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, हाई सोडियम डाइट, कि ऐसे लोग जो अपनी डाइट के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ऐसा हो सकता है। इवन के जो लोग क्या करते हैं, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल, जो अल्कोहल वाले लोग होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, उनके अंदर भी हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके अलावा आपने याद रखना है जो हाइपरटेंशन होती है इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फैमिली हिस्ट्री वाले जो लोग होते हैं उनको भी हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके अलावा आपने कहना है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो स्मोकिंग हैज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द हाइपरटेंशन। उसके अलावा अगर हम बात करें कि किन लोगों के अंदर जो हाइपरटेंशन है वो ज्यादा है, तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा ये जो हाइपरटेंशन है इट इज इन अफ्रीकन अमेरिकन। जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, मतलब कि जो अमेरिका के अंदर अफ्रीकन लोग हैं उनके अंदर ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा हम जो मतलब कौन से लोग हैं, कोकेशियंस, ठीक है, तो कोकेशियन लोग उनमें सेकंड नंबर पे आता है। और सबसे जो कम हाइपरटेंशन है दैट इज प्रेजेंट इन द एशियंस, ठीक है, एशियंस के अंदर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी हाइपरटेंशन है इसको हम कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, तो आपने याद रखना है जो हाइपरटेंशन है जो 90% लोगों को होती है, मतलब देखें हाइपरटेंशन को हम दो चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है ये क्या होती है, इसकी हमें वजह का नहीं पता होता। इट इज इडियोपैथिक डिजीज, और ये मतलब एज रिलेटेड होती है। ज्यादातर ये उन लोगों को होती है जो क्या होते हैं, मतलब जितने भी मैंने ऊपर सारे लिखे हैं ना, ये आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, एक तो ये इडियोपैथिक है, ठीक है, एक ये क्या होती है, इडियोपैथिक है। उसके अलावा जो आपकी सेकेंडरी होती है, ठीक है, सेकेंडरी, सेकेंडरी में आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, कोई ना कोई आइडेंटिफाइएबल, ठीक है, कोई ना कोई आइडेंटिफाइएबल इटियोलॉजी होगी, कोई ना कोई वजह लाजमी होगी, ठीक है, बगैर वजह के नहीं होती। बट जो प्राइमरी होती है वो बगैर वजह की होती है। और उसमें जितने हमने ऊपर रिस्क फैक्टर पढ़े हैं वो सारे प्राइमरी के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता यह है कि जो प्राइमरी होती है ना, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, देखें आपकी जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये क्या होती है, एक तो ये इडियोपैथिक है, इसके हमें रीजन का ही नहीं पता, बगैर किसी वजह से हो सकती है, ठीक है, तो इट इज इडियोपैथिक डिजीज। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है कि इडियोपैथिक है, लेकिन इसमें होता यह है कि आपकी इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट या इंक्रीज टीपीआर। मतलब कि इसका जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, या तो आपकी जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाती है, या फिर क्या होता है कि आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो ज्यादा हो जाती है। और जितने भी हमने रिस्क फैक्टर पढ़े हैं, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है, या साल्ट इनटेक है, वो सारी चीजें प्राइमरी के लिए अप्लाई होती हैं, सेकेंडरी के लिए अप्लाई नहीं होती, ठीक है। बट हाँ, अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है ना, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन वजह है, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन दैट इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखें
जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ना, ये इसमें कोई ना कोई वजह लाजमी होगी। वजह क्या हो सकती है? जो आपकी रीनल आर्टरी है वो तंग हो सकती है, उसकी स्टेनोसिस हो सकती है। और आप सबको पता है कि जब रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस होती है तो हमारी बॉडी का जो रास सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा? उससे आपका एक तो एल्डोस्टेरोन बनेगा, उसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। ये दोनों क्या करते हैं? आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देते हैं। तो जब भी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है ड्यू टू रास सिस्टम। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। बट हाँ, पूरी दुनिया के अंदर जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं 90% जो लोग हैं उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, और जो सिर्फ 10% लोग होते हैं उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो ये एक इसके अंदर आपने पॉइंट लाजमी याद रखना है। उसके अलावा ये हो गया आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये तो हमें समझ आ गया है, इसमें और क्या होगा? तो इसके अंदर आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि इसमें जो मोस्ट कॉमन काज है वो तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ही है, या फिर क्या हो सकता है? फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, जिसमें क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस मिलती है रीनल आर्टरी की। मतलब इसमें क्या हो सकता है? फिब्रो, जब हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये दोबारा आएगा, फिब्रो मस्कुलर, ठीक है, फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। जो फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया होता है इसके अंदर हमें क्या मिलती है? स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस, ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑन बीड अपीयरेंस। ठीक है, तो ये आपने बुक से देख लेना है। उसके अलावा अब हम ना इसके अंदर 2-3 कंडीशंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड व्हाट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने याद रखना है कि जो आपका होता है ना, अल्लाह भला करे, आपकी हाइपरटेंसिव अर्जेंसी ये क्या होती है? देखें, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है ये क्या है? और एक और हम टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है ये क्या चीज है? देखिए, आपने याद रखना है, अगर कोई बंदा है उसके अंदर स्वेयर हाइपरटेंशन है, मतलब कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 180 है या 120 है डायस्टोलिक, लेकिन उसके अंदर अभी तक कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, कोई ऑर्गन फेल नहीं हुआ, तो फिर हम उसको अर्जेंसी कहेंगे। तो आपने कहना है स्वेयर हाइपरटेंशन। स्वेयर हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 180 है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 120 है, बट विदाउट, ठीक है, बट विदाउट एंड ऑर्गन, ठीक है, बट विदाउट एंड ऑर्गन फेलियर। आपके बगैर एंड ऑर्गन फेलियर के अगर आपके अंदर स्वेयर हाइपरटेंशन मिलती है तो इट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। ये एक अर्जेंसी है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है? सेम वही कंडीशन, स्वेयर हाइपरटेंशन होगी। स्वेयर हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 180 ओवर 120 होगा, इससे ज्यादा होगा। और आपने याद रखना है कि इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा? एंड ऑर्गन डैमेज। इसके अंदर क्या मिलेगा? एंड ऑर्गन डैमेज भी मिलेगा। तो इट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा इसके अंदर और क्या होगा? इस ये जो आपका हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता है ना, इसको हम मलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, तो मलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहेंगे। उसके अलावा आपने इसके अंदर याद रखना है कि जो आपका हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है इसके अंदर कोई ना कोई ऑर्गन लाजमी डैमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या हो सकता है? आपके अंदर इंसेफेलोपैथी हो सकती है। ठीक है, देयर कैन बी इंसेफेलोपैथी। उसके अलावा क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रोक हो सकता है, इंसेफेलोपैथी हो सकती है, मतलब कि कोई ना कोई ऑर्गन लाजमी डैमेज होगा। और आपने एक और बात याद रखनी है कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारा जो रेटिना होता है ना, इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो इट इज कॉल्ड रेटिनल हेमरेज। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रेटिनल हेमरेज। ठीक है, तो इसको हम रेटिनल हेमरेज कहेंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपने याद रखना है कि एनीमिया हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, जो आपके आर्ट्रियोल्स होंगे। हाँ, एक और चीज याद रखें, देखें, हम ना नेक्रोसिस की टाइप्स पढ़ेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जब भी इनके अंदर नेक्रोसिस होती है तो मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस सीन इन वेसल्स दैट इज योर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। वो कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये आपने एक पॉइंट याद रखना है। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की जब नेक्रोसिस होती है तो वो कौन सी नेक्रोसिस होती है, तो आपने कहना है ब्रेन की जब भी नेक्रोसिस होगी तो दैट इज कॉल्ड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ब्रेन की हमेशा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। बट हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके हार्ट ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, तो जो हार्ट होता है इसकी कौन सी नेक्रोसिस होगी, तो हार्ट की एक नेक्रोसिस होती है दैट इज कॉल्ड
कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, तो 3 तरह की नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगी, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, और हार्ट के अंदर क्या मिलता है हमें, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर देखना है कि व्हाट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें होंगी। अच्छा, इसके अंदर ना आपको एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें ना हमें माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया मिलता है। ये क्या चीज होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपने याद रखना है, फर्ज करें ये हमारी ब्लड वेसल है ना, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है। तो अगर किसी वेसल की वजह से, मतलब कोई हमारी छोटी वेसल्स हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर कोई पैथोलॉजी आ गई है, और हमारा जो आरबीसी है उसकी क्या हो रही है, वो किसी चीज के साथ टकराता है और उसकी क्या हो जाती है, हिमोलिसिस हो जाती है। तो स्मॉल ब्लड वेसल्स की पैथोलॉजी की वजह से अगर हमारी आरबीसी की हिमोलिसिस हो जाए तो इट इज कॉल्ड माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, इसको महा कहते हैं। और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है किसकी, आपकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स है जो लाजमी तौर पे याद रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज योर हाइपरलिपिडीमिया साइंस। देखिए, हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आपको जब भी आपके जो मतलब घर में जो भी फैमिली मेंबर हैं, अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो उनके अंदर अगर उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आपको ना ये साइन एंड सिम्टम्स उसमें लाजमी देखने को मिलेंगे। अब मैंने इसकी खैर पिक्चर तो नहीं निकाली, लेकिन मैं आपको बुक से दिखा दूंगा एंड पे। तो जो हाइपरलिपिडीमिया के साइंस होते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहले आपका होता है ज़ेनथोमा। देखिए, जो ज़ेनथोमा होता है, ज़ेनथोमा, ज़ेनथोमा में क्या होगा, ज़ेनथोमा में आपने याद रखना है कि इसमें ना एक प्लाक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर इज प्लाक्स। ठीक है, इसमें या तो प्लाक बनेगा या एक नोड्यूल बनेगा। किसके ऊपर नोड्यूल बनेगा, आपकी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो प्लाक या नोड्यूल दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड लेडन हिस्टोसाइड। अब ये हिस्टोसाइड क्या, देखें, आपने कहना है हमारी स्किन के अंदर ना, हमारी स्किन के अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टियोसाइट्स। तो ये जो हिस्टियोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर क्या आ जाता है, इनके अंदर लिपिड आ जाता है। तो दीज आर लिपिड लेडन हिस्टोसाइट्स। ये जो लिपिड लेडन हिस्टोसाइट्स हैं, ये क्या होंगे, ये आपकी स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। देखिए, सारी बात है, जब आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इन हिस्टोसाइट्स के अंदर आएगा, और क्या होगा, आपकी आई लीड्स के ऊपर। ठीक है, आपकी क्या होगा, आपकी जो आंख का पर्दा है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट इज कॉल्ड ज़ेनथोमा, इसको हम क्या कहेंगे, ज़ेनथोमा। तो ज़ेनथोमा में क्या होगा, आपके जो लिपिड लेडन हिस्टोसाइट्स हैं वो आपकी आईलिड्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इट इज कॉल्ड ज़ेनथेल्स्मा, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ज़ेनथेल्स्मा। अगर आईलिड के ऊपर होगा तो ज़ेनथेल्स्मा, अगर स्किन के ऊपर होगा तो इसको हम ज़ेनथोमास कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है, हमारे पास एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड टेंडिनियस, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंडिनियस ज़ेनथोमा। जो टेंडिनियस ज़ेनथोमा होता है ना, इसमें आपने क्या याद रखना है, देखें, जो टेंडिनियस ज़ेनथोमा होगा, इसमें हमारे जो टेंडन्स हैं उसके ऊपर लिपिड डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर हमारा जो लिपिड है वो डिपॉजिट हो जाए किसके ऊपर, हमारे टेंडन्स के ऊपर, जहां जहां पे टेंडन्स है, आपको पता है कि जो टेंडन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। तो लिपिड डिपॉजिट हो जाए अगर टेंडन के ऊपर, तो इट इज कॉल्ड, शाबाश, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड टेंडेनियस ज़ेनथोमा। और ये सबसे ज्यादा आपको एस्क्लीज टेंडन, ठीक है, जो आपके मतलब लोअर लिम्ब के अंदर होता है, आपने देखा ही होगा, जो आपकी हील होती है। ठीक है, तो हील के ऊपर जो टेंडन होता है उसको हम एस्क्लीज टेंडन कहते हैं। तो एस्क्लीज टेंडन के ऊपर ये क्या हो जाता है, ज्यादातर डिपॉजिट होता है। उसके अलावा एक आता है आपका कॉर्नियल आर्कस। देखिए, जो कॉर्नियल आर्कस होता है ना, ये आपने बहुत कॉमनली लोगों में देखा होगा। जो हमारी आंख होती है ना, आंख आंख के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया के इर्द गिर्द क्या हो जाता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है। तो आपने कहना है, अगर हमारा लिपिड डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, अगर हमारा लिपिड डिपॉजिट हो जाए किसके अंदर, इन कॉर्निया। ठीक है, अगर कॉर्निया के अंदर लिपिड डिपॉजिट हो जाए तो इट इज कॉल्ड कॉर्नियल आर्कस। मैं भी आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूं, फिर आपको ये मजीद क्लियर होगा। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर हमें उन लोगों में मिलता है जो एल्डरली होते हैं। ठीक है, तो इट इज सीन इन एल्डरली पेशेंट। बट ये अगर आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ये आपकी अर्ली लाइफ में भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये बूढ़े लोगों में होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो हम ना ऐसा करते हैं, मैं आपको इसकी पिक्चर लाजमी दिखाता हूँ क्योंकि वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो आप लोग ओपन करें अपनी बुक, और बुक में हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो होता है हाइपरलिपिडेमिया के साइंस, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ओपन करें पैथोलॉजी, और इसका जो पेज नंबर मेरे पास है दैट इज पेज नंबर 307। ठीक है, तो आप इसको 307 को पेज खोलें, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप ये थोड़ा सा गौर करें, पेज नंबर 307 किधर गया, हाँ ये है। देखें, अगर आप इस इन तीनों पिक्चर्स पे देखें, सबसे पहले हम ना ये वाली पिक्चर देखते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर पे देखें तो इस पे आपको क्या नजर आ रहा है कि जो आपकी स्किन है ना, उस पे आपको ना इस तरह के क्या मिल रहे हैं, प्लाक्स मिल रहे हैं या नोड्यूल्स मिल रहे हैं। तो ये जो प्लाक्स और नोड्यूल्स हैं,
इन नोड्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ज़ेंथोमा। दीज आर कॉल्ड ज़ेंथोमा। ये आपको स्किन के ऊपर मिल रहे हैं। लेकिन अगर यही जो प्लाक्स हैं या ये जो नोड्यूल्स हैं अगर स्किन की बजाय किस पे हो, आपके आईलिड के ऊपर हो, ठीक है, अगर आपके कहाँ पे हो, आईलिड के ऊपर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिर हम इसको ज़ेंथोमा नहीं कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड ज़ेंथेल्स्मा। इसको हम क्या कहेंगे, ज़ेंथेल्स्मा। अगर आईलिड के ऊपर होंगे तो ज़ेंथेल्स्मा, अगर स्किन के ऊपर होंगे तो ज़ेंथोमा। उसके बाद अगर हमारे टेंडन्स के अंदर लिपिड डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, अगर हमारे टेंडन, देखें यहाँ पे आपका टेंडन होगा ना, ये वाले एरिया टेंडन है, तो अगर इस एरिया के अंदर आपको क्या होता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड टेंडिनियस ज़ेंथोमा। इसको हम टेंडिनियस, क्योंकि टेंडन के अंदर डिपॉजिट हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगली ये वाली आंख है, इसमें आंख के अंदर आप देखें, आपने अक्सर आपने एल्डरली लोगों के अंदर ये देखा होगा, देखें आपकी ये वाली जो लेयर होती है ना, ये वाली, ये जो आपको सामने नजर आ रही है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो अगर इस कॉर्निया के इर्द गिर्द, ठीक है, अगर इस कॉर्निया के इर्द गिर्द आपका ये लिपिड डिपॉजिट हो जाए जो व्हाइट कलर का होता है, तो ये जो व्हाइट कलर की आपको ओपेसिटी मिल रही है, इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड कॉर्नियल आर्कस। और ये आपको हमेशा हाइपर कोलेस्टोनीमिया में मिलता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपने इसके अंदर लाजमी तौर पे याद रखनी है। उसके बाद ये भी इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद ना हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो इसके ऊपर हम 2 मिनट लगाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखता हूँ, आर्टीरियोलो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड आर्टीरियो। तो आर्टीरियो का मतलब क्या है, आर्टरीज, और सेक्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, थिकनिंग। तो अगर आपकी जो आर्टरीज हैं, अगर उनकी थिकनिंग हो जाए तो इट इज कॉल्ड आर्टरियोस्क्लेरोसिस, या इनकी हार्डनिंग हो जाए, अगर वो हार्ड हो जाए, तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी, इट इज द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आपकी जो आर्टरीज हैं अगर वो हार्ड हो जाएं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्टरीज की जो वॉल होगी, ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी थिक हो जाएगी। उसके अलावा इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि आर्टरीज एक तो थिक हो गई हैं और उनके अंदर जो लचक है, जो इलास्टिसिटी है, वो भी खत्म हो गई है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड क्या होता है, इसमें जो वॉल्स होती है वो थिक हो जाती हैं, तो इट इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना, अब जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ना, इसकी आगे टाइप्स हैं। इसकी जो पहली टाइप है, दैट इज आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। देखिए, अब इसके नाम पे फोकस करना है, ये आर्टीरियो है तो ये आर्टरीज की थिकनिंग है। बट हाँ, अगर कोई बंदा है उसके जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, आर्ट्रियोल्स हमने पढ़ा था ना, आर्ट्रियोल्स हमारी बॉडी का टीपीआर मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई बंदा है उसके अंदर जो आर्ट्रियोल्स हैं वो थिक हो जाते हैं, उनकी हार्डनिंग हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसको हम क्या कहेंगे, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, इसमें क्या होता है कि आपके जो स्मॉल आर्ट्रियोल्स हैं जो आपका टीपीआर मेंटेन करते हैं, अगर उनकी हार्डनिंग हो जाए, अगर उनकी थिकनिंग हो जाए, तो इट इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, तो इट हैज 2 टाइप्स। एक होता है आपका ह्यालिन, और एक कौन सा होता है, वन इज ह्यालिन, और वन क्या होगा इसमें, एक इसमें ह्यालिन होगा और दूसरा क्या होगा, हाइपर प्लास्टिक। ठीक है, तो एक हम लिख देते हैं कि आज आपका जो आर्टीरियल स्क्लेरोसिस होता है, एक ह्यालिन होता है, एक क्या होता है, हाइपर प्लास्टिक होता है। अच्छा, अगर हम बात करें ह्यालिन वाली, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी ना, देखिए आपके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो पहले लीक करती हैं। ठीक है, वो लीक करती हैं किसके अंदर, आपके एंडोथीलियम के अंदर, जिससे आपकी आर्ट्रियोल्स बने हैं। प्लाज्मा प्रोटीन विल लीक इनटू द एंडोथीलियम, और वो क्या करेंगे, वो आपके अंदर मतलब कि आपके जो आर्ट्रियोल्स हैं उनकी थिकनिंग करवा देंगे। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन की लीकेज हो रही है तो उसकी वजह से आपको हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ह्यालिन आर्टियोस्क्लेरोसिस। और इसमें आपने याद रखना है कि इसके अंदर हमें क्या मिलती है, मतलब कि ये आपकी एक बेसिक वजह है किसकी, प्राइमरी हाइपरटेंशन इन डायबिटीज। कि अगर मतलब डायबिटीज के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, तो उसके अंदर डायबिटीज के अंदर अगर आपको हाइपरटेंशन होती है तो आपके अंदर ह्यालिन आर्टियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। ठीक है, ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइपरप्लास्टिक की, तो जो आपका हाइपरप्लास्टिक होता है इसमें क्या होता है, देखिए हाइपरप्लास्टिक में आपने याद रखना है कि हाइपरप्लास्टिक में आपको पहले क्या होगी, बहुत बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन। तो स्वेयर हाइपोटेंशन, सबसे सबसे पहले क्या होगी, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन होगी। तो स्वेयर हाइपरटेंशन प्लस इसमें क्या होगा, देयर विल बी प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल। देखिए, पहले नंबर पे क्या था, जो ह्यालिन वाला होता है उसमें आपको
आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो लीक होती हैं किसके अंदर, एंडोथेलियम के अंदर, तो इसको हम हियालिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप है इसमें क्या होता है, पहले आपको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन होगी और आपके जो स्मूथ मसल्स होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी आर्टरियोल्स हैं वो क्या करेंगे, उनका उनका हाइपरप्लेजिया होगा, तो उनके अंदर इसको हम कहते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसकी हमें एक फाइंडिंग मिलती है, इसमें हमें क्या मिलता है, अनियन स्किन अपीयरेंस, ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है, अनियन, ठीक है, अनियन स्किनिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा, अनियन स्किनिंग। जो अनियन स्किनिंग है ये हम जीआईटी के अंदर भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपने याद रखना है कि हाइपरप्लास्टिक के अंदर मिलती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं एक और हमारी टाइप होती है, दैट इज कॉल्ड मोंकबर्ग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोंकबर्ग स्क्लेरोसिस। जो आपकी मोंकबर्ग स्क्लेरोसिस है इसमें क्या होगा, देखें, जो मोंकबर्ग स्क्लेरोसिस है इसमें सबसे पहले तो आपने कहना है कि इसको मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड मीडियल कैल्सिफिक, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। उसके अलावा आपने कहना है कि ये बहुत अनकॉमन है, कुछ मतलब रेयर है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी मीडियम साइज की आर्टरीज होती है ना, इट अफेक्ट मीडियम साइज्ड आर्टरीज। उसके अलावा इसमें होता क्या है कि आपकी जो लेमिना होती है ना, लेमिना और मीडिया, देखिए हमारी आर्टरीज की 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले अंदर वाली कौन सी होती है, इंटिमा, फिर आती है मीडिया, और फिर कौन सी होती है आपकी एडवेंटिशिया। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो इलास्टिक लेमिना, ठीक है, आपकी जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना और मीडिया है ऑफ आर्टरीज, उसकी क्या हो जाती है, कैल्सिफिकेशन। इसमें मेन चीज क्या होती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्सिफिकेशन होती है किसकी, आपकी आपके मीडिया की, ठीक है, एक तो मीडिया की, और उसके अलावा जो आपका इलास्टिक लेमिना है, ठीक है, तो इलास्टिक लेमिना और जो मीडिया होता है उसकी क्या हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें आपकी जो वेसल है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती, वो सख्त हो जाती है। वेसल क्या होगी, वेसल में चूंकि कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है तो वो सख्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, इसमें वस्कुलर स्टिफनिंग होगी, मतलब हमारी वेसल स्टिफ तो करेगी लेकिन उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक्सरे पे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सरे फाइंडिंग में क्या मिलेगा, तो आपने कहना है इसमें हमें पाइप स्टेम अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, वी विल गेट पाइप स्टेम अपीयरेंस, ठीक है। तो पाइप स्टेम अपीयरेंस हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं रुकता, ठीक है, ब्लड फ्लो चलता रहता है, जस्ट आपकी जो वेसल्स होती है उनकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, और इसमें आपको पाइप स्टेम अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास जो अगला सिंड्रोम है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रोल, इसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रोल एम्बोलाई। अब इसके नाम से हमें सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि इट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रोल एम्बोलाई सिंड्रोम। जो आपका कोलेस्ट्रोल एम्बोलाई सिंड्रोम होता है इसमें 3 चीजें आती है, देखिए, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रोल है वो एम्बोलस बनेगा और हमें सिंड्रोम करवाएगा। क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं, देखें, आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, माइक्रो एम्बोलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एथ्रोसिक्लोटिक प्लाक। अब एथ्रोसिक्लोटिक प्लाक क्या होता है हमने पढ़ा नहीं है, इससे अगली क्लास के अंदर हमने वही पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एथ्रोसेक्लोरोटिक प्लाक, ठीक है, आपके अंदर क्या होगा, एथ्रोसेक्लोरोटिक प्लाक बनेगा। ये जो एथ्रोसेक्लोरोटिक प्लाक होगा ये क्या करेगा, इट विल रप्चर, ये पहले नंबर पे तो रप्चर करेगा। इससे क्या होगा, छोटे छोटे आपके एम्बोलस बनेंगे, इसको हम कहते हैं माइक्रो एम्बोलाइजेशन। तो ये जो माइक्रो एम्बोलाइजेशन है इससे क्या निकलेंगे, इससे कोलेस्ट्रोल निकलेगा, मतलब कि कोलेस्ट्रोल के छोटे छोटे एम्बोलस बनेंगे। वो जो एम्बोलस होंगे वो क्या करेंगे, दे विल रिजल्ट इन, मतलब जिस भी आर्टरी को जाके ब्लॉक करेंगे क्या करेंगे, ऑर्गन डैमेज कराएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बंदा है, उसका जो एथ्रोसेक्लोटिक प्लाक था वो रप्चर हुआ, उसके छोटे छोटे आपके कोलेस्ट्रॉल के एम्बोलस निकले, उस एम्बोलस ने उसकी क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक कर दी, तो उसको क्या होगा, उसको एमआई की सिम्टम्स आएंगी। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको एंड ऑर्गन डैमेज मिलता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देयर विल बी एंड ऑर्गन डैमेज और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बहुत सारे लोग ना इसमें एक बात याद कर लेते हैं कि जो आपका कोलेस्ट्रोल सिंड्रोम होता है ना, इसमें आपको मतलब कोलेस्ट्रोल क्या करेगा, एंड ऑर्गन डैमेज, लेकिन इसमें ना हमें एक वाजिया तौर पे जो फाइंडिंग मिलती है दैट इज कि हमें इसमें ना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाजमी मिलेगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इसमें आपको लेविडो लेविडो रेटिकुलरिस, ठीक है, लेविडो रेटिकुलरिस मिल सकती है। उसके अलावा जो आपकी डिजिट्स हैं, जो आपकी उंगलियां हैं, अगर इसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो आपको क्या मिल सकता है, ब्लू टो सिंड्रोम, मतलब कि आपकी उंगलियों का एस्कीमिया हो सकता है, तो ब्लू टो सिंड्रोम मतलब आपकी उंगलियों का एस्कीमिया हो सकता है। या फिर इसके अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर, या फिर इसमें क्या हो सकता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब आपकी कोई नस वगैरह फट सकती है, या आपकी अगर ब्रेन की आर्टरी के अंदर चला जाता है तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट करवा सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि जो इसमें आपका गट एस्कीमिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपकी ये मेसेंटेरिक आर्टरी में चला जाता है तो आपको इसमें क्या मिलेगा, गट इस्कीमिया मिलेगा। ठीक है, गट इस्कीमिया हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि अगर किसी बंदे को कोई कार्डिक सिम्टम्स आती है और उसकी वजह से उसमें जेआईटी की सिम्टम आती है तो ये गट इस्कीमिया होती है, आगे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें जो आपकी पल्सेस होती हैं वो आपको पैल्पेबल मिलती हैं। ठीक है, और इट में फॉलो इन्वेसिव वस्कुलर प्रोसीजर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और एंडोवस्कुलर ग्राफ्टिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। अच्छा, जो आपका लेविडो रेटिकुलरिस होता है ना, ये क्या होता है देखिए, जो लेविडो रेटिकुलरिस है इसमें आप लिखें इट इज नेट लाइक पैटर्न। ये क्या होता है, ये आपका नेट लाइक पैटर्न है, नेट लाइक पैटर्न ऑफ डिसकलोरेशन। इसमें क्या होगा, आपके डिसकलोरेशन का एक नेट लाइक पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अपनी जो फीडबैक है, अपनी जो एप्रिसिएशन है वो हमें लाजमी बताएं। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो जो कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए ओपन है, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें ताकि हमें भी एक एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि आपको पता है कि जब एक स्टूडेंट अप्रिशिएट करता है तो जो टीचर होता है उसके उसके अंदर एक मोटिवेशन आती है और वो फिर ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। और कल की क्लास के अंदर जो इस क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एथ्रोस्क्लेरोसिस और एओर्टिक एनोरिज्म। ठीक है, एओर्टिक एनोरिज्म, एथ्रोस्क्लेरोसिस और सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ये 3 टॉपिक्स हम मेन डिस्कस करेंगे कल की क्लासेस के अंदर। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखें और हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।